हेलो एवरीवन एंड इक्वल वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बडी फॉर स्टडी पे स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का रीजंस क्या होते हैं और कैसे हम उसे अगली बार अवॉइड कर सकते हैं कि ताकि अपना एप्लीकेशन अगली बार सिलेक्ट हो सके। ठीक है, तो जैसे आपने अभी कभी स्टेटस में देखा होगा कि किसी किसी स्कॉलरशिप के अंडर नीचे आता है नॉट सिलेक्टेड और मोर डिटेल्स। तो वो क्यों होता है, मतलब उसके रीजंस क्या होता है और अपनी स्कॉलरशिप रिजेक्ट क्यों होती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं जैसे कि मैंने फिर से एनालिटिक्स देखी और अराउंड 95% ऑफ द पीपल्स आर स्टिल्स नॉट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अनप्रिविलेज्ड या फिर फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें एजुकेशन परस्यू करने के लिए किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो मैं उसी स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टाटा पंख का फॉर्म भरा था 8 मंथ्स पहले और 1-2 मंथ्स के अंदर मुझे नॉट सिलेक्टेड और मोर डिटेल्स आया था। ठीक है, लेकिन हम अभी देखेंगे कि क्या रीजंस होते हैं रिजेक्शन के। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया टाटा पंख का मैंने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया था, जिस उसके मोर डिटेल्स में मैं जाऊँगा मुझे एक लिस्ट ऑफ रीजंस आएगा जिसकी वजह से कि स्कॉलरशिप का फॉर्म यूजुअली रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रीज़न क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट मेट। मतलब क्या होता है कि अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए मिनिमम परसेंटेज के रिक्वायरमेंट 75 है, या फिर ऐसी कोई स्कॉलरशिप है जिसके लिए इनकम लिमिट 5 लाख है, या फिर ऐसी कोई स्कॉलरशिप है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, या फिर ऐसी कोई स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ बीटेक या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपका फॉर एग्जांपल फार्मेसी चल रहा है, फीमेल के लिए स्कॉलरशिप है लेकिन आप मेल हो। इसके बाद अगर आपका इनकम लेवल 5 लाख के ऊपर है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 5 लाख है, तो इस केस में आपका फॉर्म सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप उस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो सेकंड है एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या है कि जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं वो उस स्कॉलरशिप के मिनिमम क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर उन्होंने कहा है कि लास्ट एकेडमिक ईयर में आपका फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन होना चाहिए लेकिन आपका सेकंड क्लास डिस्टिंक्शन है, तो ठीक है, तो इसलिए फिर क्या होता है कि आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ठीक है, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा था अगर कोई स्कॉलरशिप का आप वहाँ पे लिखा है कि बीई मतलब बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बीटेक के स्टूडेंट्स को ही वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका चल रहा है फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीबीएस या फिर कोई अदर कोर्स और वो कोर्स वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में भी आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद अगला रीजन क्या हो सकता है, ज्योग्राफिक लिमिटेशंस। ठीक है, अभी कोई कोई स्कॉलरशिप सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, कोई स्कॉलरशिप क्या होती है कि ऐसा मतलब जमशेदपुर में जो टाटा का प्लांट है उसके आजू बाजू में जितने हाउसेस है या फिर विलेजेस है उनके स्टूडेंट्स को ही हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, ऐसा रूल्स होते हैं उनके। या फिर कोई कहता है हम महाराष्ट्र में लातूर महाराष्ट्र में किसी और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उस केस में अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हो और वो स्कॉलरशिप किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर और प्लेस के लिए, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगला हम देखें कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर वहाँ पे आपको कहा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करने हैं लेकिन आपने क्या किया है मतलब फॉर्म अच्छे से नहीं भरा है, आपकी डिटेल्स गलत हो चुकी है या फिर आपने कोई डिटेल्स फिलअप करना भूल गया है, ठीक है, भूल गए हो आप, तो उस केस में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू। अभी मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू क्या आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत जनों का फॉर्म रह जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर इनकम सर्टिफिकेट पूछा है तो कोई पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देगा, मार्कशीट अगर ईयरली पूछी है तो कोई सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर देगा। फॉर एग्जांपल आप अभी 8th सेमेस्टर में हो और आपको पूछ रहा है कि मार्कशीट 2023-24 की मार्कशीट आप अपलोड करो, तो कोई बच्चा क्या करता है 7th सेल की मार्कशीट अपलोड करता है जो कि इनकरेक्ट है, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू में उसका क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करते वक्त क्लियर मतलब एक बार रीड करके उनके रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद इनसफिशिएंट फाइनेंशियल नीड,
कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जिनको मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि एचडीएफसी परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होता है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मतलब आपके मार्क्स से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप की कितनी ज़रूरत है उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हो और ऐसी आपको फाइनेंशियल नीड आपकी दिखाई नहीं दे रही है उस स्कॉलरशिप के थ्रू, मतलब आपको पूछा है वहाँ पे प्रूफ ऑफ क्राइसिस अपलोड करो, लेकिन आपका कोई क्राइसिस चालू नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप की, तो उस केस में भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लेकिन आप स्पोर्ट्स में उतना अच्छे नहीं हो। ठीक है, वहाँ पे एक सेक्शन में उन्होंने दिया है कि आप अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट ऐड करो, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसका मतलब क्या कि आपके पास उतनी करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है या फिर लीडरशिप एक्टिविटीज़ नहीं है जो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइडर को चाहिए, जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपके फैन को उतना वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मिसिंग इंडोर्समेंट्स, मतलब कुछ स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर्स लगते हैं आपके कॉलेज से या फिर आप कोई एनजीओ है उनसे या फिर किसी और प्लेस से कोई रिकमेंडेशन लेटर लगता है, लेकिन वो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, लेकिन वो नहीं होने की वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन नॉन कंप्लायंस मीन्स उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर आपकी फीस रिसिप्ट है उसके ऊपर स्टैंप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपका कोई फॉर्म है जिसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं है, आपका बोनाफाइड है, आपका फीस स्ट्रक्चर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, या फिर बहुत इम्प्रॉपरली है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है, उसके वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर आपका सबमिशन डिले हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है, उन्हें अराउंड 1000 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप देनी है और आपने आपका फॉर्म लेट सबमिट किया है, ठीक है, लास्ट के 1-2 दिन में सबमिट किया है, लेकिन तब तक उन्होंने स्कॉलर का सिलेक्शन कर लिया है और उनको जितने स्टूडेंट चाहिए थे उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आपका या फिर कोई डॉक्यूमेंट रह चुका है और उन्होंने आपको फिर से रीच आउट किया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट नहीं किया है जो उनकी क्राइटेरिया थी उस अकॉर्डिंग, तो उस मतलब क्राइटेरिया में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद अदर अवार्ड्स, आपको ये ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको एक स्कॉलरशिप मिली फिर भी वो अगली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। फिर से अगर कोई मतलब स्कॉलरशिप आपको एक बार अगर फाइनेंशियल ईयर या फिर एकेडमिक ईयर में स्कॉलरशिप मिल चुकी होती है तो आपको कोई अगली स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये बड़ी फॉर स्टडी के रूल्स है जिसका मेल मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था एक, और उन्होंने मुझे नॉट सिलेक्टेड किया था, और जब मैंने उनसे उसका रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट को एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही स्कॉलरशिप दी जाती है, और मुझे ऑलरेडी बड़ी फॉर स्टडी की तरफ से HDFC की स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद यहाँ पे बोला है इनएबिलिटी टू कॉन्टैक्ट, अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है सारे स्टेजेस के लिए, लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ब्लर है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब बड़ी फॉर स्टडी के टीम को चाहिए और उन्होंने आपको मेल किया, कॉल किया, SMS किया, लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे किस वजह से, या फिर आप वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर सके, तो उस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू परफॉर्मेंस, अब जैसे मैंने कहा था टेलीफोनिक इंटरेक्शन राउंड और वीडियो इंटरेक्शन राउंड होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, लेकिन उस राउंड में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, उस इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से नहीं दे पाए, उस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद स्पॉन्सर सिलेक्शन, ठीक है, जो स्पॉन्सर्स ने प्रेफरेंस सेट किया है उसके पास आप मैच नहीं होते हो, ठीक है, उसके अंदर आप मैच नहीं होते हो, उस मतलब क्राइटेरिया में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन स्कोर, एक सिलेक्शन स्कोर अगर स्पॉन्सर का है और उस स्कोर में आप नहीं फिट बैठते हो तो वो उस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद ओवर क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर HDFC या फिर कोई भी बैंक, कंसिडर करें ABC बैंक, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चालू है या फिर PhD चालू है, तो उस केस में आप ओवर क्वालिफाई हो, तो उस केस में आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने फॉर्म भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस अवार्ड, अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्कॉलरशिप आपको ये साल मिली है और अगले साल आपने उसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपको इस साल स्कॉलरशिप मिलने की वजह से अगली बार आपका फॉर्म कभी इनएलिजिबल होता है। अगर उस स्कॉलरशिप के गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है कि हम एक स्टूडेंट्स को डबल स्कॉलरशिप नहीं देते और आपने फिर भी अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद लास्ट और जो कि मेन पॉइंट है जो सबको ध्यान देना है, नहीं तो सारे कमेंट्स में यही कहते कि मेरा सबमिटेड है, मेरा सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट राउंड है, मेरा वो है, मेरा ये है, मुझे मेरे 3 महीने से मेरा वही स्टेटस है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लक प्लेज अ रोल इन टाइटली कॉन्टेस्टेड डिसीजंस। ठीक है, मतलब आपका लक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे बडी फॉर स्टडी के टीम से मेल आया था कि मतलब एक स्टूडेंट को 1 साल में एक बार स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन मुझे ऑलरेडी एक बार बडी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। ठीक है, तो मैं आपको वो स्टेटमेंट एक बार दिखाऊंगा बडी फॉर स्टडी की टीम से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर रिन्यूअल अंडर HDFC परिवर्तन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और एज पर आवर गाइडलाइंस ये आपको याद रखना है कि अ स्टूडेंट कैन रिसीव ओनली 1 स्कॉलरशिप इन अ फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर एनी अदर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन यू सबमिट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सो ये इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक share this video with all the students who need financial support for their education, and don't forget to subscribe our channel क्योंकि मैं ऐसी स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।